अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख के साथ आपका मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के स्टूडियो पर हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, और मुत्तहिद इसलिए है कि ये जो जज्बा हुब्बल वतनी हम देखते आए हैं 1947 से लेकर आज तक, वो अब भी वैसे का वैसा तरोताज़ा है। ना सिर्फ तरोताज़ा है, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि जब कभी भी किसी भी किस्म का कोई बहरान या किसी किस्म की जंग मुसल्लत की जाती है, इस जज्बे की तजदीद हो जाती है। मैं कल मुल्तान की बात करूँ, चौक घंटा घर में हज़ारों लोग जमा थे, बूढ़े जवान बच्चे ख़वातीन, और उनका जज्बा दीदनी था। वतन से मोहब्बत का इजहार हर शख्स अपने अंदाज से कर रहा था। और कल मैंने देखा तमाम सियासी पार्टीज़ के कायदीन मौजूद थे, लेकिन परचम सिर्फ एक था, और वो परचम था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद देखना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, और अल्लाह इस परचम को सर बुलंद रखे। ये दुआ सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से बेलोस और वालिहाना अकीदत रखता है। तो बात हो रही है आजकल भारतीय जहारियत की, जिसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन उसको मुँह की पड़ी। भारत भूल जाता है कि 1965 की जंग में जब हमारे ही नौजवानों ने, हमारे शाहीनों ने उसको जवाब दिया था, और कैसे दुम दबा कर भागा। और वही उन्होंने तारीख़ दोहराई है परसों रात भी और कल रात भी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी फोर्सेस जिस अंदाज से भारतीय जहारियत का जवाब दे रहे हैं, उससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। यकीनी तौर पे आप समझ गए होंगे हमारा आज का मौजू बिल्कुल यही है, भारतीय हमला और पाक फ़ौज का भरपूर जवाब। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, और एलामिया भी ऐसा एलामिया है कि जिस पर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो खुश है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बेमिसाल कारनामा, और जिस तरीके से भारतीय तैयारा गिराया गया और फिर ड्रोन गिराए गए, आप देखिए कि पाक फ़िज़ाइया की जो शोहरत है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मानी जाती है और तस्लीम भी की जाती है। सवाल ये है कि भारत आबी जारियत का बहाना करके पाकिस्तान पर ये जंग क्यों मुसल्लत करना चाहता है। बेशुमार मौज़ूआत हैं, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे पास एयर कमोडोर रिटायर्ड तमग़ा इम्तियाज़ मिल्टी जनाब मुज़म्मिल जिब्रान साहब। मुज़म्मिल साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारी खुशबख्ती ये है कि आपका ताल्लुक़ चूँकि एक ऐसी फ़ोर्स से है जिसकी कामयाबियों की तारीख़ रकम की हुई है। हमारे दूसरे मेहमान कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है, लेकिन इनकी जो एक हैसियत है वो हैसियत है पाकिस्तान से बेमिसाल मोहब्बत है, मुसलमा है। जनाब उमर फ़ारूक भट्टी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे तीसरे मेहमान दिफाई तजिया कार हैं, और जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम ऐसे ही दोस्तों को ज़हमत देते हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान सिप्रा साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। एयर कमोडोर, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप रिटायर हो गए, ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि हर वक्त कौम को जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। आपको याद होगा एयर मार्शल नूर खान ने जब त्यारा अगवा हुआ तो किस तरीके से आके ऑपरेशन किया था। तो क्या कहते हैं ये जो आज की सूरत हाल चल रही है, और किस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस जवाब दे रहे हैं, क्या है आप देखिए, फ़ौज या जंग की ऑप्शन किसी भी स्टेट के लिए, नेशन स्टेट के लिए सिर्फ कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिसी है। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा माइन्यूटली देखें कि इंडियन गवर्नमेंट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जिसमें कि जिसकी वजह से वो ये एक प्रोंग अपनी नेशनल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि हर 2, 4, 3, 5 साल बाद एक इस तरह का शोशा छोड़ा जाता है, ऐसे ही, और दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान कन्वेंशनल वॉरफेयर की स्पेस क्रिएट की जाती है, एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। इस बार जो बज़ाहिर नज़रिया आता है कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आबी जारियत, जिस तरह वो शुरू कर रखी है उसने। जी हाँ, बिल्कुल। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, और इसलिए पहला स्टेप जो इस गाब में इंडिया ने लिया, हिंदुस्तान ने, वो यही था कि उस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, जंग का आगाज़ कर दिया दूसरे मानों में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये उसका पहला स्टेप था, जो कि हमारी डिफ़ाइंड थ्रेशोल्ड्स जो हमने पहले डिफ़ाइन कर दी थी एज अ स्टेट, कि 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको इक़दाम जंग तसव्वुर किया जाएगा। उसमें से एक ये था कि अगर आपने ये आबी जारियत की, पानी रोकने की कोशिश की, या दरअंदाजी की कोशिश की, या हमारा ब्लॉकेड, सी ब्लॉकेड करने की कोशिश की, तो हम इस पे डायरेक्ट अपनी थ्रेशोल्ड जो है वो नीचे से ऊपर ले आएंगे। अभी भी
हिंदुस्तान टेस्ट कर रहा है बार बार, और उसको हर जगह से पैरिटी के साथ नहीं, उससे बढ़ के जवाब दिया जा रहा है। लेकिन शायद अभी वो चाह रहे हैं कि एक नया नॉर्मल किसी तरह क्रिएट कर लें जिसकी स्पेस आगे वो यूटिलाइज़ करना चाहते हो। मुझे इस वक्त ये चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स उनके हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बड़ी पावर गेम में प्रॉबेबली शायद वो ये स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं वो किसी तरह ऊपर लेके जाई जाएं, और हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने दूसरे जो सियासी मकासद हैं वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, अब बार बार हम एक ही बात, सारी कौम बल्कि पूरी दुनिया ये करी कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, दोनों के पास एटम बम है, लेकिन ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई गई कि ये एटम बम इस्तेमाल हो सके। लेकिन जिस तरीके से भारत कुछ ही हरकतें कर रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा को और हमसाया ममालिक के जो हमारे दोस्त हैं उनको इस मामले में आगाज़ कर देना चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें और भारत को समझाएं, वरना जंग के लिए तो हम तैयार बैठे। जी बिल्कुल, हम मिन हैसुल कौम, पूरी कौम, सिर्फ हमारी अफवाज नहीं, पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, बल्कि इस वक्त हम 25 करोड़ की एक फ़ौज हैं। ऐसे ही हम सब कौम इस वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, और हम जो भी मकासद हैं हमारे दुश्मन के, हम उसको वो कतई हासिल नहीं। हाँ जी भट्टी साहब, ये तो बड़ी शानदार बात कर दी जनाब मुजम्मिल जिब्रान साहब ने कि आप फ़ौज की बात तो करते हैं, फ़ौज हमारे सर का ताज है, आँखों का तारा है, लेकिन जो जज्बा देखने में आ रहा है कौम का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब, मैं आपका और PTV का बेहद मशकूर हूँ, और ख़ासकर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, कि जिन्होंने इंडिया की इस हरकत के ऊपर दिन रात काम किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है, हम पहल नहीं करना चाहते। तो ये मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पहले तो बात यह है कि ये पाकिस्तान के पूरी दुनिया दुश्मन है। पूरी दुनिया में किसी को हम कहें कि जी वो भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, तो ठीक है, हम इंटरनेशनली तौर पे हमारे ये ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं। बात यह है कि जब से हमारी ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, जब से ये हमारी गवर्नमेंट आई और इस कोलिशन गवर्नमेंट ने आके पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश की, ये चाहते थे, पिछली गवर्नमेंट जो 4 साल थी उसका जो मंशूर था वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए आई थी। उसने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, इखलाकियात को तबाह किया, सियासत को तबाह किया, इवन देन के अपने दोस्तों को नाराज़ किया। ये गवर्नमेंट आई, इसने पहला स्टेप किया, इसने खारजा पॉलिसी अच्छी बनाई। उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये सोचा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने को जा रहा है, 1 अरब के लिए हम IMF के पास जा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें अवाम और अफवाज मिल के पाकिस्तान को ग्रीन और सरसब्ज बनाएं, ताकि हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़ें। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, मुस्लिम लीग की नून हुकूमत के वर्षे में ये कभी बिजली का बहरान होता है, कभी मईशत की तबाही होती है, कभी महंगाई होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ही हमेशा कुर्बानी देती है, अपनी वोटर की, अपने सपोर्टर की, अपने उसकी। तो सबसे पहले जब चीफ ऑफ आर्मी साहब ने पहला स्टेप लिया कि सरहदों के ऊपर, LOC के ऊपर कोई हम मुदाखलत नहीं होने देंगे, खा वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो, खा वो ईरान का बॉर्डर हो, खा बांग्लादेश के साथ हो या इंडिया के साथ हो। तो उसके ऊपर सबसे पहले जब स्मगलिंग के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो स्मगलिंग को देखते हुए जितने भी इंडियन स्मगलर थे, इंडियन दहशतगर्द थे, इंडियन के सहूलतकार थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी। आपने देखा कि BLA, जिसकी ताज़ा मिसाल जाफर आपके सामने है, BLA और वो महरंग बलोच जैसे, और दूसरा जनाब आप देख लें TTP, और TTP के लोगों को जब 46,000 लोग पाकिस्तान में लाए गए थे, तो ये अफवाज पाकिस्तान का भी ये था कि इनको ना लाया जाए। उसमें 6,000 तो वो तरबियत याफ्ता लोग थे जो दहशतगर्द थे, जो अफगानिस्तान में जंगें लड़ते थे और पाकिस्तान में लड़ते थे, उनको बसा के पिछली गवर्नमेंट ने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। उन लोगों ने कार्रवाई, और वो लोग अब तक हमारे लिए वबाले जान बन गई। एक वो लड़की जिसको स्कॉलरशिप दे के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर बनाया और वो एजेंट निकली, वो आपके सामने है।
उसके वालिद की डायरी में से निकला कि मैंने 210 बंदे कत्ल किए हैं और वो भी मैंने पंजाबी किए हैं। वो BLA का एजेंट था। तो वो उसके बावजूद कुछ सियासी लोगों ने जिन्होंने सियासत का लबादा उड़ा हुआ है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मेरा सवाल भट्टी साहब मैं आपको उधर आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ सर। वो जब किया उसको उनको कामयाबी ना मिली, दहशतगर्दी की उनको कामयाबी ना मिली। उन्होंने देखा कि हमने अब वो पहलगाम का वाक़या उन्होंने किया, पहलगाम के वाक़े में वो वाक़या हमारे खाते में डाला, 5 मिनट के अंदर FIR भी कट गई। वो भी उनको पता चला कि इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं उसमें हम झूठे हैं। तो उन्होंने दूसरा काम किया कि डायरेक्ट हम तो इनके साथ कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने फिर हमारे ऊपर एक मजहब कार्ड खेलते हुए, एक मजहबी उसमें डालते हुए उन्होंने कहा जी हमने बहावलपुर में हमारे मस्जिद पे हमला कर दिया, उधर जनाब सियालकोट में कर दिया, उधर कश्मीर में कर दिया कि दुनिया अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे जी यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, तो हमने उनको टारगेट किया। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। कौम का जज्बा आप कैसे देखें? कौम का जज्बा आपने खुद देखा। मैंने कल वहाँ पर स्टेज पे भी ये बात की, जो गोबर खाने वाली और मूत पीने वाली कौम हो और वो हमारे सपूतों को कैसे शूट कर सकती है। हमारे सपूतों ने ये काम दिखाया कि उनके उड़ते हुए 5 तैयारे, राफेल तैयारे, जो वो कहते थे कि हमारी सुपर ताकत है, सुपर पावर है और इसमें ये इसको तो कोई टारगेट नहीं कर सकता। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फ़ज़ाइया को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बरी फ़ौज को, बहरी फ़ौज को, जिन्होंने अपना पूरे टारगेट सेट कर लिए, अपनी भरपूर सलाहियत से। उसके बाद जनाब उनके ड्रोन गिराए, उनकी 9 चौकों पे जनाब उनको मलिया मेट कर दिया और वही बोझदिल दुश्मन, मैं सफेद झंडा लहरा कर भाग गया कि 30 से ज़ायद शहादतें हुई हैं। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान जहाँ जहाँ पर उनके जनाजे हुए वो जा सकते थे, उन जनाजों में शरीक हुए। जिन जिन इलाकों में ये सारे वाक़यात भारत के हमले के नतीजे में जो लोग हुए हैं, इस वक्त कौम का जो मोराल है वो बड़ा शानदार है। कौम बिल्कुल एक इकट्ठी होकर उनको जवाब देना चाहती है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौम को क्या करना चाहिए? एक तो अफवाहें हैं कि जो फ़लाँ जगह पे हमला हो गया, फ़लाँ जगह पे ब्लैकआउट हो गया, जंग का आगाज़ हो गया। आप बतौर दिफाई तजिया कार के आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए मिन हैसिल कौम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू फॉर इनविटेशन। जो क्वेश्चन है आपका कि इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन का जो रिस्पांस है वो किस तरह का है, या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अपकमिंग कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या अपकमिंग सिचुएशन किस तरह से जो है वो अवामी रिस्पांस पे ऊपर जो डिपेंड कर रही है। नंबर 1, जब से ये एस्केलेशन हुई है हम एक वार सिचुएशन के अंदर हैं और डेफिनेटली जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता हम वार वाली सिचुएशन में होंगे। ये लाजमी नहीं है कि हमारी बॉर्डर पे इस किस्म की जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही होगी तो वार होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक हाइब्रिड और 5th जनरेशन वार चल रही है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेपन की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी जो इसके अंदर मैटर कर रही हैं। लाइक जिस तरह से वो एक प्रोजेक्शन कर रही है बीजेपी अपने मुख्तलिफ इस किस्म के जो है वो एस्पेक्ट्स के हवाले से। सम टाइम वो जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो आर्टिकल 370 या 35A को जो है वो रिमूव करते हैं और फिर एट द सेम टाइम वो पुलवामा वाला वाक़या हो जाता है, फिर अभी जो है ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है। तो बेसिकली उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको वो विद इन स्टेट और बियॉन्ड द स्टेट वो लेके चल रहे हैं। और विद इन द स्टेट क्या है कि वो उसमें जो बीजेपी का पॉपुलैरिटी रेट है वो उसको जो है वो अप रखना चाहते हैं। बियॉन्ड द स्टेट वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि उसका जितना भी वोट बैलेंस है बीजेपी का वो मुस्लिम अगेंस्ट है। तो नंबर 1 उसके अंदर। अच्छा ये बताएं कि ये जो बीजेपी है ये मतलब जब भी हुकूमत में आती है ये पाकिस्तान पर चढ़ाई लाजमी करती है, इसकी क्या वजह? सर उसकी सिर्फ और सिर्फ और वहाँ के मुसलमानों को रीज़न यही है कि उसका जो वोट बैलेंस है क्योंकि वो उसकी अगर हम इंडिया की पॉपुलर इक्वेशन को देखते हैं तो अल्टीमेटली उसमें मेजॉरिटी पीपल्स है वो हिंदू है और उनका जो मेजॉरिटी वोट है वो भी हिंदू है। तो उस अपने वोट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो इस किस्म की विद इन स्टेट एंड बियॉन्ड द स्टेट, और अल्टीमेटली उसके उन्होंने जिस चीज़ को टारगेट किया हुआ है कि वो पाकिस्तान सिर्फ उनका जो है वो राइवल स्टेट है, वही दुश्मन है। अगर हम उसको इनकाउंटर कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम जिस पूरी रीजन के अंदर, ना सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड जो हम एक पावर के तौर पर जो है इमर्ज हो चुकी है। नो डाउट उसके पीछे उनकी हिंदुत्व की जो तहरीक है और उसके ऊपर परमानेंटली काम कर रहा है, उसकी शिवसेना और इस किस्म की जितनी भी उसकी मिलिटेंट विंग्स हैं वो परमानेंटली उसको सपोर्ट कर रही हैं।
तो अल्टीमेटली उसका यही मकसद होता है कि अपना वोट बैलेंस उसको। अच्छा, ये बताइए, आप ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया पे नज़र है इस वक्त, ये जो वाक़यात हो रहे हैं पे इधर पे पाकिस्तान और भारत के, एक तरफ तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, जो भारत का मौक़िफ़ है उसकी क्या हैसियत है? सर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान ने बड़ा एक डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव वे के अंदर अपना केस जो है वो पुट किया है। नंबर वन, जब से उन्होंने ये जो है वो एलिगेशन लगाया तो पाकिस्तान ने एक जो है फ्री एंड फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो एक ऑप्शन दिया है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक स्टेट पोस्चर है वो काफ़ी हद तक बेहतर, काफ़ी हद तक बल्कि क्लियरली जो वो एक पॉजिटिव वे के अंदर चला गया। तो फिर उसके बाद जो एक एस्केलेशन हुई है तो वो भी उनकी तरफ से हुई है। तो अभी तक पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली जो है वो अपने आप को सिक्योर करने में, अपना जो एक केस है अवामी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको पुट करने में काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है, और होपफुली अपकमिंग सिचुएशन भी जो है वो पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात की। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपके शोबे के हवाले से ना हमारे ज़हन में बेशुमार सवालात हैं। अब पाकिस्तानी अपने फोर्सेस ने जो राफेल त्यारा गिराया, अब ये 4th जनरेशन का ये ऑपरेशन है, ठीक है ना, और ये बड़ा अहम है मैं समझता हूँ। तो ये कुछ बताएंगे, ये पाकिस्तानी जो फोर्स है, एयर फोर्स है, इसने किस तरीके से ये सारा काम किया, किस तरीके से कामयाबी हासिल की? ज़ाहिर है आप तो उसका हिस्सा है ना जी। जी जी जी, मैं गुजारिश करता हूँ शाह साहब। बेसिकली लोग समझते हैं कि एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ इंडिया ने ले लिया है और ये उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है। कोई इक्विपमेंट ले लेने से या इंडक्ट कर लेने से कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती। अच्छा, उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना, पहली चीज़ उसको अपनी पूरे सिस्टम के अंदर जम करना, उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना, फिर अपने लोगों को उसके पे ट्रेन करना। जब ट्रेनिंग होगी तो उसकी नई टैक्टिक्स बनेगी। डेफिनेटली 4th जनरेशन से आप 4.5 पे जा रहे हैं, रडार डिफरेंट है, मिसाइल्स डिफरेंट है, रेंजेस डिफरेंट है, इस पे टाइम लगता है। आप देखिए कि इस इंसिडेंस में ये क्योंकि एक मिलिट्री प्लान नहीं था, एक पॉलिटिकल लीडरशिप उसका ये प्लान था, और उन्होंने बग़ैर ऑन बोर्ड लिए सर्विसेज को ये एक ऑपरेशन कर दिया। और जब उन्होंने कहा अपनी सर्विसेज से, फोर्सेस से कि जी अब हमने एस्केलेट करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, तो पहली चीज़ क्या हुई? डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ही रिफ्यूज्ड। वाई? उन्होंने कहा कि हमारे पायलट अभी इस जहाज़ के लिए तैयार नहीं है, हमारे टैक्टिक्स तैयार नहीं है, उसको हटा दिया गया, उसको फ़ौरन हटा दिया गया। आर्मी नॉर्दर्न कमांड, उनके भी ऑपरेशंस इस लिहाज से घेर्ड अप नहीं थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया, उनको भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है। तो जिस वक्त हमारा दुश्मन एक तो सिर्फ छाती फुला के नारे मारना एक और चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि इफेक्टिवली किसी मशीन को कैसे यूज़ करना है, वो जो कहते हैं कि इट्स नॉट द गन, इट्स मैन बिहाइंड द गन, जो बंदूक चला रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही। तो उनको वो बहुत गलत फहमी में कि शायद हमारे मिसाइल्स की रेंज पाकिस्तान फ़िज़ाइया के मिसाइल्स से ज़्यादा है, उन्होंने अपने एरिया में रहते हुए फायर करने की कोशिश की। फायर तो कर लिया उन्होंने, लेकिन जो रेंजेस और जो उसकी टैक्टिक्स थी, हमारी रेंजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन सही ना होने पे उसकी वजह से वो मार खा गए। और जैसे ही उन्होंने फायर किए, हमने पहले ही हल्ले में उनके 2 रफ़ाइल गिरा दिए, क्योंकि हमारे अच्छा, पास वो तस्लीम नहीं कर रहे। ये भारत जो है हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। जी, वो तस्लीम ना करे। इंटरनेशनल मीडिया इसको अब तो मैं अभी देख रहा था कि जितने यूरोपियन जहाज़ हैं, बल्कि वर्ल्ड ओवर जहाज़, उनके अंदर एक चीज़ होती है इजेक्शन सीट, जिससे पायलट इजेक्ट करता है। तो ये सारे जहाज़ों में मार्टिन बेकर कंपनी की इजेक्शन सीट्स होती हैं। अच्छा। और वो अपनी एक एक सीट का हिसाब रखते हैं कि हमने कितनी जानें बचाई हैं। अच्छा। तो अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर उनके फिगर्स का जो ऊपर नीचे होना है वो बताएगा कि कितनी इजेक्शंस हुई हैं। अच्छा। तो वो ये प्रूव करता है। दूसरा, फिर ब्रिटिश मीडिया ने ये ब्रेक स्टोरी फाइल कर दी है, ये कर दी। फिर आज जो मार्टिन बेकर और दासू कंपनी जो इसको रफ़ेल को बनाती है, उनके लोगों ने खुद बताया कि हाँ जी गिरा है जहाज़, लेकिन अभी वो एक कह रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल जाएंगी। हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है कि कितने जहाज़ गिरे हैं, किस नंबर का गिरा है, कहाँ गिरा है, किस जगह पे गिरा है, और वो वक्त आने पे
हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। अब वो अच्छा हुआ ना कि जब ये सारा वाक़या हो गया तो इंडियन अखबार है द हिंदू, उसने स्टोरी फाइल की जी हाँ, और फिर बाद में उसने हुकूमत के प्रेशर पर वो स्टोरी अपनी साइड से हटा दी। जी बिल्कुल, विद इन 15 मिनट्स। मतलब ये है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनके त्यारे गिराए गए हैं। अच्छा जी भट्टी साहब, ये बड़ी सूरत हाल बड़ी शानदार है कि एक तरफ तो हमारी पाकिस्तान और अगर भारत का अगर हम आबादी के एतबार से अगर देखें तो पाकिस्तान कहीं छोटा मुल्क है, आबादी के एतबार से भी छोटा है, लेकिन जब हम जंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो आगे नज़र आता है। और वो जो मुज़म्मिल जिब्रान साहब ने बात कही कि पाकिस्तान की फ़ौज तो अपनी जगह पर रहेगी, अब जो 25 करोड़ की आबादी है वो भी फ़ौज बन चुकी है, ये जो जज्बा है भारत इसको कैसे मात देगा? सर यही बात मैंने आपको की है कि जब आपका कमांडर मजबूत होता है, जब आपका कौम का सरबराह मजबूत होता है, तो फिर पूरी कौम जो होती है ना वो मजबूत होकर कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। इस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरीके से उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जब उन्होंने खड़े होके कन्वेंशन सेंटर में एक बात की, तमाम इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, तमाम पाकिस्तान के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पाकिस्तान, हमारा ये 2 मुल्क बने थे जो इस्लाम के नाम से बने थे। एक नाम था जिसका नाम था रियासत तैयबा और उसका कुरान मजीद में जिक्र आया यसरब। जब यसरब का नाम अल्लाह ताला ने लिख के दिया, अल कुरान मजीद में आ गया, तो वो आजकल उसको कहा जाता है मदीना मुनव्वरा। तो उन्होंने कहा कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो रियासत थी। 1400 साल बाद जब एक मुल्क बना, दूसरी इस्लामी रियासत, तो उसका नाम था पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब ये बना तो उन्होंने ये बात भी की कि आप आने वाली जो नई जनरेशन है कम से कम उसको अपनी दिफाई और मुआशी और अपना मुआशरती ये चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं ताकि उनको पता हो कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। तो उन्होंने ये बात की थी कि हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये 2 नज़रिया हैं, एक इस्लामी नज़रिया है, एक हिंदू है। तो ग़ज़वा हिंदी यहीं से होनी है। तो पूरी दुनिया को अब ये खटका है कि पाकिस्तान। अच्छा भट्टी साहब, ये सारी बातें तो तारीख का हिस्सा है, लेकिन जो ताज़ा तरीन कौमी सलामती कमेटी का आपने देखा है कि पूरी कौम, उसमें देखें कि आर्मी चीफ ने जाकर जो एयरफोर्स के सरबराह हैं उनको जाके शाबाश दी है, ठीक है। और एक तरफ तो ये है मतलब फोर्सेस के जो सरबराह हैं वो, और आप इस कौमी सलामती कमेटी के एलामियों को कैसे देखते हैं? देखिए, कौमी सलामती के एलामिये में उन्होंने मुकम्मल तौर पूरी कौम ने अपने सरबराह जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान को अख्तियारात दिए हैं कि आप जब चाहें जैसे चाहें कौम आपके पीछे खड़ी है। आपको जो चीज़ चाहिए, हम भूखे मरेंगे, हम घास खाएंगे, हम पत्थर बांधेंगे, लेकिन हम अफवाज पाकिस्तान को तमाम सहूलतें देंगे और उनके साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई दुनिया का कोई मुल्क शिकस्त नहीं दे सकता। ये बात मैं आपको बात करूं कि ये टेस्टर लगाना चाह रहे थे, टेस्टर लगवाने के लिए बहुत से लोग हैं, इसराइल भी उनकी मदद कर रहा है, दूसरे भी सरबराह उनकी मदद कर रहे हैं। और देखें, लड़ना जब है ना, जब भी लड़ेगी तो हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ेगी अकेली। वज़न उन्होंने उठाना है और उसका दूसरा वज़न जो आएगा वो अवाम पे आएगा और अवाम उठाएगी। हमारी पाकिस्तान की अफवाज और कौम 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान बन चुकी है, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं। और इवन देन आप देखें कि इंडिया के लोगों को देखें, एक मैं कल देख रहा था 10-11 बार का बच्चा और सारे हिंदू को उसका इंटरव्यू करके उसको कह रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम कैफ। तो उन्होंने कहा पूरा नाम क्या? उसने कहा जी मोहम्मद कैफ। कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा हरियाणा। तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहते हो? कहता मैं कहूँगा। उसने कहा इंडिया, उन्होंने कहा जिंदाबाद। उसने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा तुम फिर ये क्या फैला रहे हो कि वो इंडिया पाकिस्तान को भी मार दो, पाकिस्तानी इंडिया वालों को मार दो। क्या हम लोगों को जीने का हक नहीं है? अवाम चाहती है इंडिया की भी कि ये जंग ना हो, लेकिन वही है पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मोदी जो है वो अपने वोट बढ़ाने के लिए, वोटों के लिए ये हरकतें कर रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है, सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। हम अपनी अफवाज, पहले हम पाकिस्तानी, कोई जमात नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी है हम। कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये बड़ा अहम एलामिया है। सर बेसिकली ये एलामिया से ज़्यादा जो है वो हमारी ज़रूरत थी और डेफिनेटली उसको बड़ा एक एक्यूरेट वे के अंदर जो है मतलब एक बिल्कुल एक एक्यूरेट टाइम के अंदर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम उसको जो है लॉन्च किया गया, बल्कि उसको अनाउंस किया गया।
और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट हुआ है, जहाँ इसने पूरी कौम को जो है यूनाइट किया है, इंटीग्रेट किया है, एट द सेम टाइम उसने जो है इंडिया के अंदर एक डिसयूनिटी क्रिएट की है। लाइक जिस तरह से अभी आप सर बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो एक पॉपुलेशन का जो रिस्पांस है इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द कंट्री जो है वो एक ही आवाज़ आ रही है कि मींस कि हम जो है वो कलेक्टिवली जो है पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे ये वाली सिचुएशन नहीं है। नंबर 1 उनकी अपोजिशन पार्टी वो इस चीज़ को जो है वो ना पहले दिन से जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और एट द सेम टाइम इंडिया वो वाला कंट्री है जो कि सबसे एक डाइवर्स जो है वो कंट्री है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ रिलीजन के मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो उस डाइवर्सिटी और एक कह लें कि एक सेंट्रलाइज पॉलिसी ना होने की वजह से अल्टीमेटली उसका जो एक नेशनल लेवल पे जो स्टांस था वो वीक हो रहा है, और वहीं पे उसके नेशनल स्टांस के वीक होने की वजह से ग्लोबली उसको वो वाली जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, वो वाली जो है वो अट्रैक्शन नहीं मिल रही जो कि मोदी चाह रहा था। तो अब इस डिसीजन आने के बाद अल्टीमेटली आपको जैसे कि पता है कि कल से वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे ब्लैकआउट चल रहा है। तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो रिटेलिएट कर सकता है, और पाकिस्तान डेफिनेटली यूएनओ को भी जो है इस चीज़ को इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 जो है ये अब हमारे पास राइट है कि हम उसको जो है इंडिया को दोबारा से इन्वेड कर सकते हैं। बल्कि इन्वेड करने का मतलब ये होगा कि हम उस बदले उस जो है उन्होंने एस्केलेशन किया है उसका बदला लेने की हमारे पास जो है वो इंटरनेशनली एक हक है, और उस हक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी मुजम्मिल साहब, अब आपका शोबा जो है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बनता भी यही है, क्योंकि हमने उनके राफेल तैयारे जो हैं गिराए हैं, और पाक फ़ौज के जो जिसे कहते हैं पाक फ़िज़ाइया की जो शाहीन है वो तो हमेशा से कामयाबियों की तारीख रकम करते हैं। 65 की जंग हो, 71 की हो, या अभिनंदन का वाक़या हो, या भी ये ताज़ा तीन वाक़या है। आप क्या समझते हैं कि जब अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मुजम्मिल साहब उस हिस्सा होते तो आप कैसे किस तरीके से सारी हिकमत अमली तैयार करते? शेख साहब, फॉर्चुनेटली किसी भी फ़ौजी के लिए जब वो फ़ौज में कमीशन लेता है या भर्ती होता है, उसका सबसे बड़ा एम ये होता है कि मैं जिस नज़रिए के लिए शहादत या गाजी होना उसके लिए ये काम कर रहा हूँ वो मौका आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में 2019 में जिस वक़्त पुलवामा का अटैक हुआ था और बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी, तो मैं उस वक़्त पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुल्तान को कमांड कर रहा था, और हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट मशहूर ज़माना जो कि पूरी दुनिया जानती है, उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। और क्या वक्त था वो, क्या जज्बे होते हैं उस वक़्त, जिस वक़्त आपको पता हो कि हाँ अब जिस चीज़ के लिए मैंने तैयारी की है, सारी उम्र जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग जिसका इंतज़ार किया वो लम्हा आ गया, वो लम्हा आ गया, वो वक्त आ गया। तो मैं शायद लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन एक जज्बा जो अंदर होता है, ना दिन ना रात ना थकन। अच्छा, ये सारा जज्बा जो है ये पाक फ़िज़ाइया के अंदर सबका यूनानिमस होता है या कैसे? चाहे वो पायलट है, देखिए पूरी एयरफोर्स काम करती है, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, एयर डिफेंस कंट्रोलर है, अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मेंटेनेंस है, वो सब काम करते हैं इंटीग्रेट होकर एक जहाज़ ऊपर जाए, एक पायलट ऊपर जाए। लेकिन हिस्सा सबका उतना ही है, जज्बा सबका उतना ही है, वो सब यकजान होके एक जिस्म की मानव। अच्छा, एक तरफ तो हम मतलब कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पाक फ़िज़ाइया का पलड़ा अब भी भारी है भारत से? बाई प्रोफेशनल अभी तक तो हम मतलब देख रहे हैं ना सब चीज़ें। मैं पलड़ा भारी तो हमने प्रूव कर दिया ना शाख साहब के जिस वक़्त वो आए, तो हमारे जो मिज़ल्स हैं उनकी रेंज उनके मिज़ल्स से ज़्यादा है। हमारे जो लेटेस्ट J-10C जहाज़ हैं उसका रडार उनके रफ़ेल के रडार से बड़ा है साइज़ में। जब साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा दूर देख सकता है, जब ज़्यादा दूर देख सकता है तो ज़्यादा दूर से टारगेट लॉक कर सकता है। तो टेक्नोलॉजिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ऑपरेशनली पैरिटी पे हैं, पैरिटी नहीं है। उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी है, और फिर सबसे बढ़कर जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है वो है हमारी तरबियत, ट्रेनिंग, जज्बा शहादत का जज्बा। रब के यहाँ नहीं, रब से दुआ उनके सामने नहीं है। अब उनको देखिए क्या करना पड़ रहा है,
वो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो ईगोज़ को फ्यूल करता है, रेज को फ्यूल करता है। जब उनकी अपनी अवाम उनकी अफवाज के साथ नहीं है तो अब वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? खुद एक मिसाइल फेंक रहे हैं पंजाब में सिखों के ऊपर और कह रहे हैं पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहे हैं जी, कोई इसराइल का बना हुआ है कोई, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? इसका हम कैसे जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब हम दे रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली जवाब दे रहे हैं। देखिए वायरलेस ऑपरेशन है ना जी, लासिल्की निज़ाम है जिसके तहत कोई भी ड्रोन या जो आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं उनको टारगेट्स पे, आज अगर उनके 40 ड्रोन आए हैं यहाँ पे तो उसमें से शायद 1 या 2 कुछ थोड़ा सा डैमेज करने में कामयाब हुए हैं, बाकी सब हमने उनका राब्ता तोड़ के और उनको जो नुकसान होना चाहिए था वो नहीं करने दिया। तो हम टेक्नोलॉजिकली उसको केटर कर रहे हैं। अच्छा, हम खबरें पढ़ रहे हैं कि ड्रोन गिरने से एक बंदे की जाँ बहक हुआ है, कुछ जख्मी हुआ, ये क्या नुकसान कर सकता है ड्रोन? देखिए इतने छोटे ड्रोन्स जो हैं ये वो ड्रोन्स हैं जो कि जिसके लिए बहुत सेंसिटिव रडार चाहिए इसको पिक करने के लिए, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे हैं इनके पास। ये जो अभी इस वक्त ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं इसको, ये इसराइली ड्रोन्स हैं और इस पर तकरीबन 25 से 35 kg का वॉरहेड होता है। हैरोप और हर्पी ये 2 वर्जन हैं उनके पास, जो आज DGISPR ने भी बताया कि ये ड्रोन्स आए हैं। तो कितना नुकसान कर लेगा, क्या कर लेगा? आप देखिए हरासमेंट की वजह, हरासमेंट मतलब लोगों में एक खौफ फैलाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जिस वक्त वो होता है तो लोग और जज्बे के साथ बाहर निकल आते हैं, कहते हैं आओ मारो, वो तो देखते हैं खुशी से, भैया देखते हैं और नारे लगाते हैं अल्लाह अकबर, आओ दुश्मन आ गया, वक्त आ गया। हमारा जो दिमागी निज़ाम है मुसलमान का वो बिल्कुल अगेंस्ट है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के। हमने अल्लाह के लिए करना है। हम जब ऐसा मौका आता है तो यकजान तो होते ही हैं, लेकिन बाहर भी निकल आते हैं कि वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर। ये बड़ा अच्छा मतलब है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तानी आवाम का रिस्पांस है और फिर उस रिस्पांस को पूरी दुनिया देख रही है, आप बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार के इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? दुनिया हमारे बारे में फिर क्या सोचती है? देखें ना कि एकदम से जैसे मुजम्मिल साहब बता रहे हैं, भट्टी साहब बता रहे हैं, हुकूमत अपनी तरफ से लगी हुई है, आवाम अपनी तरफ से, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हम देखते हैं ना आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा मतलब दीदनी है, बड़ा शानदार है। पाक फ़ौज के आगे पीछे उसके लिए जैसे रैलियाँ, जुलूस, जलसे निकल रहे हैं और ये घरों के अंदर से हमारी तरबियत होती है। आलमी तौर पर हम इसको कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं? सर बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, और रियासत के रिस्पांस को भी जिस तरह से वार चल रही है, एक तो नंबर 1 हमारी टेक्नोलॉजिकल वारफेयर चल रही है। एट द सेम टाइम जो एक प्रोपेगेशन इंडिया की तरफ से जा रही है उसको अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्ड करना है वो इंडिविजुअल ने करना है। उसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है वो उसको जो है वो उसके तरह से उसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और अल्टीमेटली सोशल मीडिया यूज़र जो है वो आवाम ही है और आवाम ना सिर्फ इंडिया को उसको डिटर कर रही है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको प्रोलिफरेट भी कर रही है। और अल्टीमेटली बहुत सारे चैनल्स के अंदर बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी इवन दो जो पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं वो उस चीज़ को भी हाईलाइट कर रहे हैं जिसके ज़रिए से जो है वो इंडिया पूरी दुनिया को शो करवा रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक एग्रेशन शो करवा रहा है या एक एस्केलेशन जो है वो या एक इम्पोज्ड वार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहा है जो कि इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एज ए सॉवरन स्टेट उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेसिकली अभी जो अपकमिंग सिचुएशन भी होगी इसके अंदर आवाम का किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम जहां इन्होंने हमारी फ़ौज पाकिस्तान का जो मोरल है उसको बुलंद रखना है और ऑन द अदर साइड इन्होंने जो है वो इंडियंस उनको इनकाउंटर करना है। डेफिनेटली आईटी की टेक्नोलॉजी के अंदर नो डाउट इंडियंस है बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्रिप है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा है कि जब से ये हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो उसको इन टाइम जो है उसको टैकल किया गया है और अपकमिंग सिचुएशन के अंदर भी इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी अवाम है वो न सिर्फ उसको डिटर करेंगे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है उसको सामने रखेंगे और उस मौक़िफ़ की तायीद जो है वो पाकिस्तान को मिलती रहेगी। अच्छा भट्टी साहब, एक जो भारत का जो जहाँ से ये काम शुरू हुआ है जो उनकी आबी जाहिरियत है, मुआहिदा सेंतास मुआहिदा उन्होंने ख़त्म किया, तोड़ दिया और उसके बाद आलमी बैंक के पास पाकिस्तान चला गया है, वो तोड़ नहीं सकता एक तरफा। ज़ाहिर है कि एक बड़ा उसमें गारंटर है उसका। लेकिन आज चेयरमैन बारबडा सजाद गनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर वो सहाफ़ियों को लेके गए हैं, जहाँ पर भारत ने कोशिश की है हमला करने की। इस सारी सूरत हाल को ज़ाहिर है हम तो जवाब दे रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, मैं इस नज़र से देखता हूँ, मैंने आपको पहले बात की कि वो आबी जारियत करना चाहता है कि आगाज़ तो कर दिया, आगाज़ उसने कर दिया है। अब उसने नीलम झेलम पे भी अपना वार कर दिया है। अब हमारी हुकूमत जो है, हुकूमत इस पे पूरी दुनिया को बावर करा रही है। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। इवन दैन कि जो ट्रंप ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और भारत अपने मामलात देखें और हम इन दोनों को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो। आप फ्रांस को देख लें, आप कतर को देख लें, कतर ने कहा है कि हम किरदार अदा करते हैं। सऊदी अरब ने भी कह दिया है। ईरान का सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान आया, फिर वो इंडिया गया। ये हमारा बेहतरीन दोस्त है ईरान, जिन्होंने पहले पाकिस्तान आज वो भारत के दौरे पे चले गए हैं। मैं कहता हूँ कि पहल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है और हर उस दोस्त का फ़र्ज़ है कि किसी दोस्त के ऊपर, कि पूरी दुनिया हमसाया ममालिक के ज़्यादा जिम्मेदारी, खासकर हमारे हमसाया ममालिक का और जो है ये फ़र्ज़ बनता है। और हमारा एक ही है हमसाया ममालिक जो हमारे साथ मुखलिस या अच्छा है, वो है ईरान। उसके बाद दूसरे हमारे दोस्त जो हैं वो चाइना हमारे साथ खड़ा है। इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान की कामयाबी है जो पाकिस्तान ने, देखें पाकिस्तान ने तो कोई भी एक भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के ख़िलाफ़ हो या इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हो। हमने अगर ये दिफा किया है तो अपने घर के अंदर रहते हुए किया। हमने ये नहीं किया कि उनकी सिविलियन को हमने मारा है, उन्होंने सिविलियन पे अटैक किया है, जंग उन्होंने शुरू की है। अच्छा, ऐसा बुज़दिल है वे कि उन्होंने जंग भी खुद शुरू की और जब देखा कि हम पसपा हो गए हैं तो झंडे भी सफ़ेद उन्होंने खुद लहराए। तो इसको कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत मजबूत होने लगती है तो बहुत से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान के पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त 25 करोड़ अवाम एक पेज पे है, फ़ौज जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। और पाकिस्तान ने ये उनको बावर करा दिया है कि ये सलामती कौंसल ने भी ये बता दिया है कि हम अपने हमले का बदला लेना जानते हैं और लेंगे। ये लफ्ज़ जो है ना आपका कि हम किसी भी वक्त कुछ अपना इकदाम उठा सकते हैं, तो ये भारत की टांगें कांप रही हैं। अच्छा, और हमारे वज़ीर दिफा ने कहा है कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमने एटम बम कब चलाना है। अब अगर हमारे साथ इस तरह की इजाजत दे दी है, जब हुकूमत ने इजाजत दे दी है, अब अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जब मुनासिब समझे उसी टाइम हमारे एटम बम को वो करेंगे। ये एटमी जंग सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, फिर ये इसमें पूरी दुनिया लपेट में आएगी और जितने एटमी ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा काम ना करने दें। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है और जहाद फी सबीलिल्लाह, हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए फौजी नहीं बनते। आप ये देख लें, 1 इंच उसका जब कद छोटा हो जाता है ना फौज में भर्ती होने वाले सिपाही का, तो घर जाके रोता है कि मैं तो फौजी भर्ती होने गया था, मेरा थोड़ा कद चाट हुआ है। ये जज्बा है, ये उनका जज्बा होता है। ये जितने बॉर्डरों पे लोग खड़े हुए हैं या ये हमारे एयर कमोडोर के जो हमारे बैठे हैं, इन्होंने जब जहाज उड़ाए हैं, ये इसलिए जहाज नहीं उड़ाते कि मैं सैर करने जा रहा हूँ, ये इसलिए जहाज उड़ा के जाते हैं कि वो वक्त आ गया जिस वक्त के लिए मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, तरबियत की और फौज में भेजा। आज मैं शहादत के दर्जे के लिए जा रहा हूँ। वो जज्बा है जिसको कभी भी दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि एक तो भारत ने आबी जारियत का बहाना बना के मैं समझता हूँ आगाज़ कर दिया था हमारा पानी बंद करके। आलमी सतह पर, आलमी तौर पर आप क्या समझते हैं कि उसका ये इकदाम दुरुस्त है और अभी तक उसकी इस बात की मजम्मत क्यों नहीं हो रही? सर बेसिकली ये जो पानी बंद करना या इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करना, जी, जब से ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है उसके बाद से परमानेंटली इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बेस पे चल रहा है और वो कंटिन्यूसली वहाँ पे डैम बना रहा है। और वहाँ पे डैम बनाना और इस किस्म की जो है वो कोशिश करना इटसेल्फ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो उस केस को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पुट किया है और सम टाइम उसकी डायरेक्शन भी आई है, उसके बावजूद उसको वो वायलेट कर रहा है। तो वायलेशन। और दूसरी बात यह है कि ये जो केस है वाटर डिस्प्यूट या जो वाटर वाला फिनोमेना है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये पूरी दुनिया के जितने भी अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान का मसला है। और अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट सेट होगा और इंडिया उसके अंदर सक्सेसफुल हो गया तो अल्टीमेटली दुनिया के बहुत सारे अपर रिपेरियन कंट्रीज़ उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि इंडिया ने पानी स्टॉप किया तो अल्टीमेटली हम भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर सकते हैं। कनाडा और अमेरिका भी होगा।
तो उसके अंदर सिर्फ इसी रीजन की बात की जाए वाटर डिस्प्यूट के हवाले से, तो इंडिया के सिर्फ पाकिस्तान के साथ वाटर डिस्प्यूट नहीं है, इंडिया का बांग्लादेश के साथ भी वाटर डिस्प्यूट है, इंडिया का नेपाल के साथ भी वाटर डिस्प्यूट है, और एट द सेम टाइम चाइना और इंडिया चाइना के साथ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर इंडिया ऐसा काम करेगा तो उसके बदले के अंदर चाइना भी उसके साथ वही वाला सलूक कर सकता है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी जो दरिया काबल के हवाले से वो भी एक जो है वो ऑनगोइंग जो है वो सिचुएशन चल रही है वाटर के हवाले से। तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ जो बात की जाती है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों एक जो है वो इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते, तो उसके अंदर नंबर वन एक इनएफिशिएंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनके पास कोई कोर्सिव मेथड नहीं है, कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी भी कंट्री को कंपेल कर सकें, और जस्ट एक मोमेंटम डेवलप किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए से, इंटरनेशनल पार्क के ज़रिए से। और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर किसी साइड पे एक पावरफुल स्टेट आ जाती है तो वहाँ पे ये इंटरनेशल इंस्टीट्यूशन बेबस हो जाते हैं। अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात की मजम्मत की है भारत की इस जारियत की, लेकिन अभी तक ये देखें कि जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ कि जिसके तहत ये सफारती कोशिश के ज़रिए सारे मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन सिवाय ईरान की और तो कोई मुल्क बाहर नहीं आया। बेसिकली ये एक डिप्लोमेटिक जो है वो कनेक्शन तो एक परमानेंट चल रहा होता है, और मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो अपने बिहाफ पे वो कह लें कंटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा जब तक कोई मेजर पावर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। लाइक जब तक अमेरिका और रशिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते पर्टिकुलरली, उस वक्त तक इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को वो वाला वेटेज नहीं देगा जो कि उसको देना चाहिए। नो डाउट अब ईरान का जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर उनके विजिट पे है, और अल्टीमेटली अगर तो वो जंग से भागना चाहता है तो फिर तो उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस देगा, लेकिन अगर उसके कुछ अभी हिडन इंटरेस्ट बाकी हैं, या भी इस चीज़ को प्रोपगेट करना या अपनी अवामी तौर पे अपने लोगों को सेटिस्फाई करना अभी बाकी है, तो फिर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा आगे लेके जाएगा और उसको मज़ीद कंटिन्यू करेगा। अच्छा मुज़म्मिल जिब्रान साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो सफ़ेद परचम लहरा देता है कि जंग बंदी मतलब बुज़दिली है, और जब आपने आगाज़ किया खुद ही आपने परचम लहरा दिए, दूसरी तरफ वो दूसरे दिन ड्रोन हमले कर रहा है। अच्छा, ऐसी सूरत में एक तो दो सवालात हैं आपसे, मुख्तसरन उसके जवाब चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है। अवाम को क्या करना चाहिए? एक अवाम के अंदर ज़ाहिर है कि एक हरासमेंट आ जाती है, वो परेशान होते हैं कि हम रात को सोए हुए कोई ना कोई हमला कर देते, उसको उनको क्या करना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, हमें क्या चाहिए? मिन हैसुल कौम जो फोर्स है हमारी पाक फ़िज़ाइया है, वो भी तो मतलब एक जाग रही है, तो उसको भी क्या समझते हैं कि क्या मुस्तक़बिल में इस तरह के हमले होते रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? मुस्तक़बिल में हमले होते रहेंगे, ये तो डिसाइड सिचुएशन करेगी कि एस्केलेशन लैडर में हमारा जो अपोनेंट है वो किस तरह क्लाइम करता है इसकी सीढ़ी को, इस सीढ़ी को। वो तो तस्लीम ही नहीं कर रहा ना जी। हम इस वक्त हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कौम की? पहली चीज़ तो ये कि ये मीडिया वॉरफेयर का दौर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का दौर है, प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है। ये क्यों हमले कर रहा है? 24 ड्रोन भेज दिए, यहाँ हमला हो गया, वहाँ धमाका हो गया। एनरेज हो जो हमारी आवाम है और वो डिमांड करे अपनी फ़ौज से कि आप कुछ एक्शन लीजिए, जबकि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। हमें पता है किस थ्रेशोल्ड को किस वक्त वायलेट नहीं होने देना और कहाँ हमने कौन सा अनकन्वेंशनल ऑप्शन जो है उसके लिए जाना है। मिन हैसुल कौम हमें चाहिए कि हम किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे की इज़्ज़त में ना आएँ और अपने आप को एनरेज ना होने दें। एक होके, ठीक है, जज्बा उभरता है जब हम देखते हैं कि फ़लाँ जगह धमाका हुआ, एक शहादत हो गई। हाँ, पूरी कौम के अंदर ये होता है कि इस हमले में सिक्योरिटी मेजर्स क्या होने चाहिए? शाकिर साहब, बहुत बईद है कि कोई फ़िज़ाई हमला हो, क्योंकि अब टाइम नहीं है वो, और उनको पता है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उनको घुसने नहीं देंगे। ऐसे ही तो वो क्या करने कोशिश करेंगे, अगर कहीं बहुत किसी वक्त आया तो हो सकता है वो कोई सरफेस टू सरफेस या नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो है उसको वो जो अभी तक वो कर रहे हैं उसको प्रेफर करेंगे कि कॉन्टैक्ट के बगैर ही वो अपना एम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हमने किस वक्त क्या एक्शन लेना है कि हमारा दुश्मन टेबल पे आके बैठे हमारे साथ। सही, वो हमारी, ये होगी हमारी कामयाबी। जी, ये हमारी कामयाबी होगी कि हम जो उसके एक्शंस हैं उसको निगेट करें और हम जो हम चाहते हैं अपनी टर्म्स के ऊपर उसको ला के टेबल पे बिठाएं। और ये जो क्या इम्कानात हैं इसके जो बात आप कर रहे हैं?
बिल्कुल होगा ये। अच्छा। बिल्कुल होगा। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि पहला कमेंट आप अमेरिकन प्रेसिडेंट का देखिए, इट्स अ शेम। ठीक है। दूसरा जो वो इस चीज़ पे इन्हिसार कर रहे थे कि अब जिस वक्त दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिका एज आ सोल सुपर पावर इसको काउंटर करेगा, पाकिस्तान को धमकी लगाएगा कोई, मजम्मत करेगा, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है इन दोनों का जो भी प्रॉब्लम है ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मेरा ख्याल है कि शायद इंटरनेशनल पावर्स भी इसी तरह देख रही हैं कि ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, और अल्टीमेटली टॉकिंग अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी पाकिस्तान जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कल इंडिया ने भी कॉल करने की कोशिश की है, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, देखिए वो किस तरफ जाता है, लेकिन इसका हल कोई नहीं है और हम किसी भी सूरत एक न्यू नॉर्मल क्रिएट नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज बिहार में इलेक्शन है तो ये हो गया, कल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा तो कुछ और हो जाएगा। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे जब भी चाहेंगे कि एक मिसाइल मारा जी यहाँ टेररिस्ट है। ये काबिल कबूल नहीं है एज अ स्टेट पाकिस्तान को, और हम ये किसी भी सूरत ये नया नॉर्मल नहीं बनने देंगे। हाँ, बड़ी शानदार बात जी भट्टी साहब। अब ज़ाहिर है कि कौम को इस मौके पर क्या करना चाहिए आपके ख्याल? कौम को अपनी अफवाज पाकिस्तान की पीछे खड़ा होना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। जो फ़ैसला हमारे आर्मी चीफ़ करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान करेगी। जब एक अख्तियार हुकूमत पाकिस्तान को दिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को दिया है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपना किरदार अदा करने देना चाहिए। सुकून से हमारी कौम सोए, उसको परेशानी कोई नहीं है। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से आपकी अफवाज पाकिस्तान भी मुत्तहद है, हुकूमत भी मुत्तहद है, आवाम भी मुत्तहद है, और जो ये दूसरे लोंडे लपाड़े पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं जो किसी भी चीज़ को ना अपना कमेंट्स करना शुरू करते हैं, तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से और अपनी आर्म फोर्सेस और अपनी एजेंसियों को भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का कला कमा होना चाहिए जो चंद एक ना समझ लोग हैं, वो उनको भी काउंटर करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पुरअमन रहेगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, उन्होंने ये समझा था कि अभिनंदन वाला वाक़या था तो उन्होंने चाय पिला के भेज दी थी, तो उन्होंने ये रिएक्ट किया है, तो उस रिएक्ट का उनको जब ये एक्शन मिल गया ना, अब दुनिया भी उनको लान तान कर रही है, दुनिया को भी वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो अब वो कोशिश करेंगे कि देखें, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, झंडा लहरा दिया। हमारी कामयाबी खारजा पॉलिसी है। आपकी हुकूमत एक एक दोस्त को बावर करा रही है, उनको बता रही है कि आप आएँ, पूरी दुनिया में से जो चाहता है आके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले कि इसमें पाकिस्तान ने कहाँ कोई गलत इकदाम उठाया है। इतना रिएक्ट होने के बावजूद पाकिस्तान ने उसका जवाब अपने घर से बैठ कर दिया है, उनके घर में। थैंक यू वेरी मच जनाब भट्टी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आज की सूरत हाल के ऊपर आपने ग्रांकदर ख्यालात का इज़हार किया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान सिप्रा साहब, आपकी मेहरबानी, आपने अपने शोबे के हवाले से हमारे नाजरीन को अपडेट किया। और एयर कमोडोर रिटायर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जनाब मुज़म्मिल जिब्रान साहब, आपके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। आप आए और बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू और कुछ यादों को ताज़ा किया माजी की पाक फ़िज़ाइया के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम या फोर्सेस या हुकूमत जो एक पेज पर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते रहेंगे। वो जो आसिफ कनाली साहब ने कहा था ना कि मैं मोहब्बत हूँ, मुझे आता है नफ़रत का इलाज, तुम्हारे एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। पाकिस्तान की तरफ से यही पैगाम है हर उस दुश्मन के लिए जो पाकिस्तान को मैली आँख से देखता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।